गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ईएमआई का लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 6 में मैंने आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस करवाई थी मोशनल ईएमएफ के ऊपर, और 2-3 अच्छे क्वेश्चंस और मैं करवाऊंगा उसके ऊपर इसी लेक्चर में, ठीक है। लेकिन आज के लेक्चर में एक हम लोग इंपॉर्टेंट थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको याद होगा मोशनल ईएमएफ कैसे आया था। हम लोग फैराडे को एक्सप्लेन करने के लिए दो थ्योरी का यूज करने वाले हैं, एक मोशनल ईएमएफ और दूसरा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी फैराडे में जो फ्लक्स चेंज की वजह से ईएमएफ आ रहा था, उसका रियल माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन जो है बच्चों, वो एक तो मोशनल ईएमएफ है और दूसरा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ, एक बात और, जो मोशनल ईएमएफ है उसमें कुछ आपका अर्थ के मैग्नेटिज्म से भी प्रॉब्लम हम लोग करेंगे, लेकिन वो तब कर पाएंगे बच्चों जब हम लोग इस टॉपिक यानी मैग्नेटिज्म का आखिरी एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, क्लासिकल मैग्नेटिज्म, जो मैंने बताया था आपको, जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होता है। 2-3 क्लास की बात होती है, छोटा सा चैप्टर है, तो उसमें मैं आपको अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में बताऊंगा। तब मैं आपको वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ बताऊंगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताऊंगा। तब मैं उसमें बताऊंगा कि एरोप्लेन के चलने से, ट्रेन के चलने से भी मोशनल ईएमएफ उसके व्हील या एक्सेल के लॉन्ग, कैसे प्लेन के विंग्स के लॉन्ग और ट्रेन के व्हील के एक्सेल के लॉन्ग मोशनल ईएमएफ पैदा होता है। तो मोशनल ईएमएफ थोड़ा सा एक बार अब आपके सामने और आएगा, ठीक है ना। हम लोग वहां पे भी डिस्कस करेंगे अर्थ के मैग्नेटिज्म से, और साथ ही साथ बर्ड्स का माइग्रेशन, जो तुम देखते हो साइबेरिया से जो बर्ड्स इंडिया तक आ जाती हैं फिर या कहीं से कहीं, उसमें भी मोशनल ईएमएफ का रोल है। ये सारा डिस्कशन हम लोग, मतलब इसका थोड़ा सा पार्ट, छोटा सा पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग अर्थ का मैग्नेटिज्म में देखेंगे, क्योंकि अभी मैं उसको समझा सकता हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ या वर्टिकल कंपोनेंट, लेकिन अभी आपको वो समझ में नहीं आ पाएगा कि इक्वेटर पे आपका वर्टिकल कंपोनेंट 0 क्यों होता है या पोल पे हॉरिजॉन्टल 0 क्यों होता है, तो वो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इसलिए वो वाला पार्ट बहुत कम पूछता है, 1-2 क्वेश्चंस कभी कभार आए हैं, लेकिन अपने को पढ़ना तो है ही, ठीक है बच्चों। तो आज लेक्चर नंबर 7 में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा वो है हमारा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिस्कशन, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम लोग सबसे पहले एक एग्जाम्पल को याद करें, ठीक है ना। अब बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है, आप देखो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इस एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं। आपको याद होगा, मैं एक चीज आपको समझा रहा हूं यहां पे, पहले देखो, आप इस एग्जाम्पल को याद करो जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। देखो यहां पे आपका ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो बच्चों देखो, अगर मान लो कि ये आपका एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें हमने एक सर्कुलर लूप रख दिया। ये किस चीज का बना हुआ है? मेटल का बना हुआ है। एक ये सर्कुलर लूप है जो कि किसका बना हुआ है? मेटल का, और इसका रेडियस आपका मान लो कैपिटल आर है, या स्मॉल आर मान लेते हैं, क्योंकि अपने को रेसिस्टेंस भी मानना पड़ेगा यहाँ पे। तो मान लेते हैं कि बच्चों कि इसका जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, और इस लूप की जो रेसिस्टेंस है, ये जो रेसिस्टेंस है इसकी, वो मान लेते हैं आर। इसको जिस फील्ड में रखा गया है, देख सकते हो, ये फील्ड मान लो किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट से पैदा किया गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया है किसी मूविंग करंट की वजह से, और ये फील्ड स्पेस के हिसाब से यूनिफॉर्म है। स्पेस के हिसाब से मैं क्यों बोल रहा हूं? हर एक पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू क्या है? सेम, जो कि सोलेनॉइड के अंदर होता है। आपको याद है ना सोलेनॉइड के अंदर जो फील्ड होता है बी, वो क्या होता है? म्यू0 NI। तो मान लो कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहां प्रोड्यूस है एक सोलेनॉइड की वजह से, ठीक है ना, और सोलेनॉइड में करंट क्या चल रहा है? I। अगर इस I को हम वेरी करवावें, अगर ये वेरिएबल हो टाइम के रिस्पेक्ट में, मान लो सोलेनॉइड में जाने वाला करंट अगर वेरिएबल होगा, तो ऑटोमेटिकली इसके द्वारा पैदा किया गया मैग्नेटिक फील्ड ये भी वेरिएबल होगा। अगर मान लो कि ये करंट टाइम का फंक्शन होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम का फंक्शन होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहां पे हमने एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का यूज किया जो किसका फंक्शन है? टाइम का, ठीक। बात समझ में आ रही है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, एक ये जो लूप रखा हुआ है,
एक ऐसे फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है ना, ये आप हेडिंग दे देना, लेक्चर नंबर 7 AMI हेडिंग दे देना, मैं इसको ऊपर कर रहा हूं। तो देखो ये एक ऐसे फील्ड में रखा हुआ है जो फील्ड टाइम का फंक्शन है, टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, टाइम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। और इसकी जो वैल्यू है, मान लो हमने अज्यूम कर लिया है B0 इंटू टी। B0 इंटू टी का मतलब तो समझ में आ ही गया कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा होगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही होगी। ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसे ही होगा, मतलब चाहे वो ये जैसे कि लीनियर इक्वेशन है, या हो सकता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, या हो सकता है आपका साइनसॉइडल इक्वेशन हो, साइन के फंक्शन में हो। मेरे को सिर्फ इस बात से मतलब होना चाहिए कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड किसका फंक्शन होना चाहिए, टाइम का। ठीक, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे है वो किसका फंक्शन है, टाइम का। क्लियर। और इसमें आपका ये लूप रखा हुआ है, ये लूप रखा हुआ है। तो अब इस लूप से फ्लक्स देखो कितना आ रहा है। तो लूप से फ्लक्स जो देखोगे वो होगा बी डॉट एरिया। ओके, और बी डॉट एरिया, तो मान लो बी है आपका बी और एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस जीरो। हमने ये मान लिया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसी के डायरेक्शन में इसका एरिया वेक्टर भी है, क्योंकि प्लेन के परपेंडिकुलर ही होता है। तो फ्लक्स इस तरीके से बच्चों बी पाई आर स्क्वायर, और बी के जगह लिख सकते हैं बी नॉट टी। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं बी नॉट पाई आर स्क्वायर, है ना, बी नॉट पाई आर स्क्वायर टी। ये आपका फ्लक्स हो गया किसके फंक्शन में, टाइम के फंक्शन में। तो अब देखो ये जो फ्लक्स है ये किसका फंक्शन हो गया बच्चों, टाइम का। तो फ्लक्स अगर टाइम का फंक्शन है तो ऑटोमेटिकली फैराडे के हिसाब से यहां पे मॉड ऑफ ईएमएफ अगर निकालेंगे तो मॉड ऑफ डी फाई बाई डी टी हो जाएगा। अब ये मॉड ऑफ डी फाई बाई डी टी होने का मतलब तो समझ में आ ही रहा होगा तुम्हें। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा बच्चों, तो अगर आप फाई की वैल्यू रखोगे ये पूरा, दैट इज बी नॉट पाई आर स्क्वायर टी बाई डी टी। अब इसमें बी नॉट पाई आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो बच्चों ये जो आपका आया बी नॉट पाई आर स्क्वायर, ये आपका ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकल के आया। तो कोई पूछेगा करंट, तो करंट हम लोग बहुत आराम से बता सकते हैं। मान लो इसमें फ्लो होने वाले करंट को हमने आई नॉट मान लिया, तो यहाँ पे ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ है, तो बी नॉट पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ये करंट इंड्यूस हुआ है। ये डिस्कशन ऐसा नहीं है कि पहली बार आपके सामने की जा रही है, ये डिस्कशन आपने पहले सुन रखा है, पहले ही सुन रखा है कि भैया ऐसा है कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में अगर लूप रखोगे तो करंट इंड्यूस होगा। और रही बात करंट के डायरेक्शन की, वो भी हम लोग लेंज लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, तो देखो अंदर की ओर फील्ड मजबूत हो रही है ना, स्ट्रांग हो रही है, जैसे टाइम बढ़ रहा है फील्ड स्ट्रांग हो रही है। तो जो इसमें लूप में जो करंट आपका इंड्यूस होगा, वो करंट यहाँ पे एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा जो इस फील्ड को स्ट्रांग करने के बजाय वीक करने को कोशिश करे। मतलब अगर ये अंदर की ओर स्ट्रांग हो रहा है तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए, दैट विल ट्राई टू डिक्रीज दिस मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑटोमेटिकली बताओ इसमें जो करंट आई नॉट इंड्यूस होगा वो अगर क्लॉकवाइज होता है तब तो ये भी फील्ड को और स्ट्रांग ही बनाएगा। तो सीधी सी बात है, लेंज का मतलब ही है कि अपने कॉज को अपोज करना, अपने कारण को विरोध करना। तो इसमें कैसे करंट फ्लो होगा, एंटी क्लॉक्स, है ना बच्चों, ताकि ये आपका इस बढ़ते हुए फील्ड को कुछ अपोज कर सके। मान लो कल को B इक्वल टू बी नॉट टी के बजाय बी नॉट बाई टी होता, मतलब टी डिनोमिनेटर में होता, मतलब टाइम के बढ़ने से फील्ड क्या हो रही होती, घट रही होती। तब ये बेचारा उसको चाहता है बढ़ाना, मतलब वो जो चाहेगा उसका काम करेगा उल्टा। अभी तक जो मैंने आपको समझाया इसमें कुछ भी नया नहीं था। ये काम तो हमने फैराडे और लेंज के मदद से पहले ही समझ रखा है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। कोई तुमसे अगर कोई पूछता कि भैया करंट क्यों आया, तो तुम एक्सप्लेन कर देते कि फ्लक्स टाइम का फंक्शन है। फ्लक्स टाइम का फंक्शन इसलिए है क्योंकि फील्ड टाइम का फंक्शन है, तो ईएमएफ तो जनरेट होगा ही होगा, और ईएमएफ जनरेट होगा तो ईएमएफ को रेसिस्टेंस से डिवाइड कर दोगे तो करंट इसमें आएगा ही आएगा। और रही बात करंट के डायरेक्शन की बात, वो लेंज के थ्रू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बात तो हो गई। लेकिन हम लोग डिस्कशन क्या कर रहे हैं, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं रियल माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन के ऊपर कि सचमुच में क्या हो रहा है। फ्लक्स से अपने को एक्सप्लेन हो जा रहा है, लेकिन फ्लक्स तो तुम जान रहे हो ना, MFLS जो है वो हाइपोथेटिकल है,
रियलिटी में कुछ तो हो रहा होगा। जैसे मोशनल ईएमएफ में सचमुच में इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगा तो इलेक्ट्रॉन माइग्रेट किया तो अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई, जिससे पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो गया, जिससे ईएमएफ आया। ये एक एक्सप्लेनेशन हुई, क्योंकि वहां रॉड को मूव करवा रहे थे। यहाँ इसको मोशनल ईएमएफ पे तो हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ कोई मूव तो नहीं कर रहा है, ये कॉइल भी रखा हुआ है, अब बस फील्ड चेंज कर रहा है। तो यहाँ मोशनल ईएमएफ वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं चलेगा। इसका मतलब कुछ और सोचना होगा। तो साइंटिस्ट लोगों ने कुछ और सोचा और वही सोचने से अपना ये हेडिंग निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो हम लोग अब इसके ऊपर सोचना शुरू करते हैं कि क्या हो रहा होगा। बच्चों, अब हम लोग सोचते हैं कि ऐसा क्या हुआ होगा कि इस तरीके से यहां पे करंट मूव करने लगा। अब रियलिटी में सोचते हैं। एक बात समझो, अब देखो सब कुछ आपको एक चेन की तरह यहां पे बन के दिखेगा। आप अगर चाहो तो इसको फिर से एक बार लिखना तो आप लिख लो, फिर मैं इसको आगे नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूं। ठीक है, लिख लिया आपने? अच्छा, हेडिंग जोड़ दे देना, हेडिंग दे देना, आप हेडिंग दे देना इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, हेडिंग दे देना इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसका लिख लिया आपने? चलो देखते हैं बच्चों। अब दिमाग लगाते हैं हम लोग, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। बात समझो, अगर कहीं पे करंट फ्लो हो रहा है, एकदम सब कुछ आपका क्रिस्टल क्लियर है, करंट अगर आपका फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब ये हो रहा होगा इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा होगा। समझ गए ना? इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे। अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, और इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहे होंगे तो इलेक्ट्रॉन ऐसा तभी करेंगे जब वो इलेक्ट्रिक फोर्स फील कर रहे होंगे। तो यानी यहां पे इट मस्ट बी इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स। तो निश्चित तौर पे वहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा होगा। किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। और इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फोर्स तभी लगता है जब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद हो। तो इसका मतलब है, इससे फाइनल हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रेजेंट है। तो दोस्तों एक बात समझो कि अगर हमने देखा कि फ्लक्स के चेंज करने से करंट अगर फ्लो कर रहा है, तो करंट का फ्लो करना इस बात को एस्टैब्लिश कर रहा है बच्चों कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। क्योंकि बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रॉन पे फोर्स नहीं लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स नहीं लगेगा तो इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव नहीं करेंगे तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो यहां से साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि भाई ऐसा है कि अगर कहीं पे, सीधी सी बात है, इसका मतलब है कि यहां से अपने को जब दिख रहा है, ऑब्जर्वेशन में ये बात आ रही है, तो हमें एक यहां पे स्टेटमेंट बनानी होगी। और वो स्टेटमेंट क्या है कि अगर कोई स्पेस में, किसी भी स्पेस में टाइम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड हो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड टाइम के हिसाब से वैरी कर रही हो, तो निश्चित तौर पे वहां पे एक प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड का इंडक्शन होगा। मतलब वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी जिसका ओरिजिन कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज नहीं होगा। अभी तक तो आप यही समझते थे ना कि चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी जहां चार्ज होगा वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। लेकिन यहां अपने को कोई नेट चार्ज तो दिख नहीं रहा। कहोगे सर इलेक्ट्रॉन है, तो भाई इलेक्ट्रॉन कोई भी चार्ज अपने ही फील्ड में थोड़ी चलता है, वो किसी और के फील्ड में चलता है। तो सीधी सी बात ये हो गई कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज की वजह से पैदा नहीं हुआ। तो चार्ज की वजह से अगर पैदा नहीं हुआ है तो ये कैसे पैदा हुआ? तो निश्चित तौर पे ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि जैसे ही हम फील्ड को कांस्टेंट कर रहे हैं ये फील्ड गायब हो जा रही है, क्योंकि करंट गायब हो जा रहा मतलब फील्ड गायब हो गई। तो इसका मतलब इस फील्ड के ओरिजिन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? यानी ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड।
तो बच्चों इस तरीके से हम इस बात पे अब इस बात को इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी भी स्पेस में अगर टाइम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड हो, इट विल प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नोन एज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, या दूसरा नाम इसका बोल सकते हो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों नाम रखा हमने नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड? क्योंकि ये किसी चार्ज से ओरिजिनेट नहीं हुआ, ये किसी चार्ज की वजह से पैदा नहीं हुआ, बल्कि ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पैदा हुआ। तो मैं इस चीज को भी ढंग से लिख देता हूं आपके सामने। तो देखो हम लोग स्टेटमेंट यहां पे क्या बनाएंगे, यहां पे हम लोग स्टेटमेंट बना सकते हैं फ्रॉम एवब ऑब्जर्वेशन we can say that a time variable magnetic field in given space will produce an electric field which is known as induced electric field or which is known as induced electric field or non-electrostatic electric field। ठीक है बच्चों, तो हम लोग कह सकते हैं कि एक टाइम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसी भी स्पेस में आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अब इसकी प्रॉपर्टी को जानेंगे, मैग्नीट्यूड को जानेंगे, डायरेक्शन को जानेंगे। तो आप एक बार इसे लिख लीजिए। अब बच्चों हम लोग देखते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज। तो पहले मैं आपको जरा समझा दूं कि ये फील्ड दिखता कैसा है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, और फिर मैं उसके बाद एक एक करके प्रॉपर्टी आपको समझा दूंगा। जैसे देखो कुछ देर पहले अपने सामने ये फील्ड था, है ना, ये फील्ड था, तो ये फील्ड था और ये एक वेरिएबल टाइम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड था। क्लियर है बच्चों? और इसमें हमने क्या किया था, एक लूप रख दिया था, सर्कुलर लूप, एक सर्कुलर लूप इस टाइप का हमने यहां पे रख दिया था ऐसे। ठीक है, ये लूप हमने यहां पे रख दिया था। इसको थोड़ा हम लोग ढंग से कर लें। तो इस लूप में आपने देखा कि इस फील्ड में रखने पे यहां पे क्या हुआ कि इसमें करंट फ्लो हुआ। क्यों? क्योंकि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड था बच्चों वो था टाइम का फंक्शन। तो B इक्वल टू लिख दो FT। तो आपने देखा कि यहां पे करंट फ्लो हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स चल रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन जो यहां पे चल रहा होगा वो कैसे पाथ पे चल रहा होगा, सर्कुलर पाथ पे चल रहा होगा। तो यहां पे साइंटिस्ट लोगों ने क्या अज्यूम किया कि जब कहीं पे अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के हिसाब से वैरी करता है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइनें होती हैं वो होती हैं क्लोज लूप, यानी कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक क्लोज्ड लूप बनाता है। अब देखो ये बात सीधा उसके उल्टा है। वहां आपने क्या पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है, वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होके नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है। अब यहां वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चे, ये तो चार्ज से पैदा ही नहीं होती है,
तो जब चार्ज से पैदा ही नहीं होगी तो किस पॉइंट से ओरिजिनेट होगी और कहाँ जाके खत्म होगी ये तो हम दिखा नहीं पाएंगे। तो ये हमेशा बनाएगी तो क्या, एक क्लोज्ड लूप। क्लियर। और सिमेट्रिकल कंडीशन में मान लो कि आपका एकदम सिमेट्रिकल कंडीशन हो, फील्ड एकदम सिमेट्रिकल हो, तो जो लाइनें बनेंगी वो सर्कुलर लाइनें ही बनेंगी। जैसे मैं बगल में आपको दिखा दे रहा हूं, मान लो कि कोई सोलेनॉइड के अंदर की फील्ड है, तो सोलेनॉइड के अंदर की जो फील्ड है उसकी आउटलाइन सर्कुलर होगी, ठीक। और इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ये सोलेनॉइड के अंदर का सीन है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। आपको पता है ना सोलेनॉइड में, सोलेनॉइड याद होगा आपको, मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें लाइनें जो होती हैं एक्सिस के लॉन्ग होती हैं और यूनिफॉर्म होती हैं। तो इस तरीके से ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। और अगर ये बी टाइम का फंक्शन हो, इसका मैग्नेटिक फील्ड किसका फंक्शन हो, टाइम का फंक्शन हो, तो इसके अंदर EFLS जो है वो डेवलप होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये जो क्रॉस क्रॉस मैंने दिखाया ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, क्योंकि ये आपका प्लेन के परपेंडिकुलर है। लेकिन यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा इस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, वो एक क्लोज लूप बनाएगा और वो क्लोज लूप होगा सर्कुलर। जैसे कि मैं उसे ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, देखो यहां पे ये लाइनें बन रही हैं, दिस इज, ये सारी लाइनें जो आप देख रहे हैं ना, दीज ऑल लाइन्स आर EFLS। ये क्या है, EFLS। अब आप ताज्जुब कर रहे होगे, आपको लगता होगा कि EFLS यहां पे ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की है। ये बात याद रखना, ये नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। और ये लाइन देखो क्लोज लूप हो रहा है। तो आप देखो एक बात पॉइंट आउट सुनो, हम अच्छे से इस बात को दिमाग में रखो, ये लोग नॉर्मली नहीं बताते, ये रेसनिक हैलिडे में भी लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये लाइनें तभी बनेंगी जब कोई ना कोई यहां पे रिंग रखा हुआ रहे या एक कंडक्टिंग लूप रखा हुआ रहे। जैसे देखो ये जो रेड कलर का मैंने बनाया है, दिस इज कंडक्टिंग लूप। ये सचमुच एक, मान लो एक कॉपर का वायर है। लेकिन मेरा क्या कहना है कि जब फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के हिसाब से वैरी करती है, तो ये रिंग यहां पे रहे अथवा ना रहे, ये जो लाइंस देख रहे हो ये बनती हैं। ये अलग बात है कि इस लूप को ले जाके इसमें रख दोगे तो वो किसी ना किसी EFLS के साथ जो है वो मैच कर जाएगी। लेकिन अगर ये नहीं रहे रिंग और तब भी फील्ड अगर वैरी करे, तो तुम ये सोचोगे कि तब यहां फील्ड भी नहीं होगा, अगर रिंग नहीं रखेंगे तो फील्ड भी नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है, रिंग रहे अथवा ना रहे, अगर फील्ड टाइम के हिसाब से बदलेगा तो EFLS होगा। हाँ, इस रिंग के रहने से क्या होगा कि रिंग में इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस फील्ड के इन्फ्लुएंस में मूव करने लगेगा, तब आपको करंट भी दिखेगा। समझ में आई बात? मैंने क्या कहा कि रिंग हो या ना हो, अगर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है तो आपका EFLS ऐसे इंड्यूस हो रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा होगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इंड्यूस होने के लिए किसी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आप इस फील्ड में किसी इलेक्ट्रॉन को नचाना चाहते हो, इलेक्ट्रॉन को घुमाना चाहते हो, तब ये रेड कलर का रिंग रख दो, वो रिंग किसी न किसी के साथ सेट कर जाएगा। ये डिफरेंस समझ में आया? चलो, तो एक बात तो अपने को समझ में आया कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइनें होती हैं वो क्लोज लूप बनाती हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स, देख ही रहे हो तुम। उसके बाद अब इस के ऊपर किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो आपने क्या सीखा है, EFLS चाहे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला हो या ये वाला हो, आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या ड्रॉ करना पड़ेगा बच्चे? टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो टेंजेंट ऊपर की ओर भी हो सकता है, नीचे की ओर भी हो सकता है, तो फिर वहां पे हम लगाएंगे लेंज लॉ। क्या लगाएंगे बच्चों? लेंज लॉ। अगर फील्ड इंक्रीज कर रहा है, अगर फील्ड आपका इंक्रीज कर रहा है ना, तो इसमें दौड़ने वाला करंट चाहेगा कि उसको अपोज करें। अगर करंट दौड़ा तो सीधी सी बात है, हम लोग वहां लेंज लॉ के हिसाब से ही चलेंगे। अगर फील्ड इंक्रीज कर रहा है तो इसमें करंट जो है वो इस तरीके से होगा जो इसको डिक्रीज करना चाहे। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए वो कैसे करंट दौड़ना चाहिए? क्लॉकवाइज।
तो अगर करंट क्लॉकवाइज दौड़ेगा, है ना, करंट अगर क्लॉकवाइज दौड़ेगा बच्चों, ठीक है, जैसे देखो इससे प्रीवियस वाले डायग्राम में यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या, सॉरी, यहाँ एंटी क्लॉक दौड़ेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे देखो फील्ड अंदर की ओर इंक्रीज कर रहा था, तो फील्ड को घटाने के लिए हम लोग करंट को किधर कर दिए, बाहर की ओर कर दिए, क्योंकि करंट अगर एंटी क्लॉक चलेगा तो ये इस फील्ड को क्या करेगा, वीक करेगा। तो ठीक यही चीज यहां भी तो होगा बच्चे। यहां पे क्या हो रहा है बच्चों, ध्यान से सुनो, यहां पे क्या हो रहा है कि फील्ड अगर इंक्रीज कर रही है तो इस फील्ड को घटाने के लिए करंट कैसे फ्लो होना चाहिए, एंटी क्लॉक। करंट कैसे फ्लो होना चाहिए, एंटी क्लॉक, ताकि उसका जो फील्ड है वो आउट आए और इसको डिक्रीज करने की कोशिश करे। तो एंटी क्लॉक के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो यहाँ पे टेंजेंट में ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, है ना। फिर यहाँ पे इधर इधर इधर, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से। अब सोचो कि अब अगर हम इस रिंग को ले जाके वहां सेट कर देते हैं तो किसी न किसी रेडियस के साथ सेट हो जाएगा। तो उस रिंग में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की तो क्या खासियत होती है, फील्ड के अपोजिट चलने की। तो इलेक्ट्रॉन चलेगा क्लॉकवाइज। तो इलेक्ट्रॉन अगर चलेगा क्लॉकवाइज तो इलेक्ट्रॉन के घूमने के उल्टे दिशा में कौन चलता है, करंट। तो करंट कैसे चलेगा, एंटी क्लॉक। और लेंस के हिसाब से करंट को मेरे को यहाँ पे एंटी क्लॉक घुमाना है, क्योंकि फील्ड हमारा बढ़ रहा है, उसको हम घटाने की कोशिश करेंगे। समझे बात को, बात समझ में आई? फिर से सुनो एक बार, ध्यान से सुनो। फील्ड हो रहा है इंक्रीज, मकसद क्या है, इस बढ़ते हुए फील्ड को हम घटाना चाहेंगे। उसके लिए करंट कैसे दौड़ाना पड़ेगा हमको, करंट कैसे दौड़ाना पड़ेगा, एंटी क्लॉक। करंट एंटी क्लॉक तभी दौड़ेगा जब इलेक्ट्रॉन क्लॉक दौड़ेगा। इलेक्ट्रॉन क्लॉक दौड़ने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी एंटी क्लॉक होगा, क्योंकि करंट पे, सॉरी, इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के किधर फोर्स लगता है, अपोजिट। समझे ना। तो इसमें क्या है कि तुम कंफ्यूज होगे बार बार। तो एक बात सीधा याद रखो, ध्यान से सुनो, एक बात याद रखो, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उधर ही पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है। ये बात हम लोग पहले से जानते हैं। तो उधर ही करंट होता है, क्योंकि पॉजिटिव के डायरेक्शन में ही करंट है। तो और इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट। तो इतना जो आपको कंफ्यूजन आएगा, इससे बचने का एक ही तरीका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही मान लो आज से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सेंस होगा वही करंट का सेंस होगा। करंट का सेंस वो होना चाहिए जो फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ने के समय घटाने की कोशिश करनी चाहिए और घटाने के समय बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। आ गई बात समझ में? तो इस तरीके से आप सेंस डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। चलो, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखो टेंजेंट पे है और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनसाइड। तो एक क्वेश्चन यहां से और भी बन गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड, जो असली मैग्नेटिक फील्ड जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस करवा रहा है, वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे परपेंडिकुलर होगा। क्यों परपेंडिकुलर होगा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसी प्लेन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी इनसाइड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है, इसी प्लेन में। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल हो रहा है थीटा, क्या हो रहा है, 90 डिग्री। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से देखो ये EFLS हो गया। तो EFLS आपका, अब हम लोग एक बार ढंग से पॉइंट्स को देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। EFLS आपका जो है ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर सिमेट्रिकल बाउंड्री हो मैग्नेटिक फील्ड का तो ये भी सिमेट्रिकल क्लोज लूप बनाएगा, लाइक सर्कल, जैसा कि आप देख रहे हो। अब इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में मिलेगा, टेंजेंट ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी, इसके लिए लेंस के पास जाना पड़ेगा। अगर फील्ड आपका बढ़ रहा है अंदर की ओर तो उस फील्ड को घटाने के लिए करंट को एंटी क्लॉक चलना पड़ेगा। तो करंट जिस सेंस में चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को उसी सेंस में दिखा दो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस हो रहा है यहाँ पे, इसके इंडक्शन के लिए सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को टाइम पे डिपेंड करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये रिंग रहेगा तो आपका वो फील्ड पैदा होगा। ये रिंग रहेगा तो इस फील्ड में किसी न किसी EFLS के साथ ये रिंग सेट कर जाएगा और तब इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी घूमेंगे, जिससे यहाँ सचमुच में भी आपका करंट चलेगा। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? अब आ जाओ वापस अपने रिंग पे। तो मान लो अब रिंग की बात करते हैं।
तो रिंग में आपका मान लो कि यहाँ पे अगर इस रिंग को यहाँ पे रख दें तो रिंग में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड दोज फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स। और इलेक्ट्रिक फोर्स कौन से डायरेक्शन में, तो मान लो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका ऊपर की ओर। तो आप जानते हो ना F इक्वल्स टू क्या होता है, Q इंटू ई, और इलेक्ट्रॉन के केस में Q की जगह लिखोगे माइनस ई इंटू ई। तो इसका मतलब है F और E जो होगा अपोजिट इलेक्ट्रॉन के केस में। तो इलेक्ट्रॉन के केस में फोर्स किधर लग रहा होगा, नीचे। तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अगर नीचे लगेगा तो इलेक्ट्रॉन हर जगह फोर्स इधर लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन चलेगा आपका क्लॉकवाइज, और इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज चलेगा तो बाय कन्वेंशन करंट कैसे चलेगा, एंटी क्लॉक। ठीक है, तो ये डायग्राम बना लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है उसके मैग्नीट्यूड को लेके। तो मान लो कि हमने एक चार्ज लिया, ठीक है, एक पॉइंट चार्ज ही लिया जो यहाँ पे रखा हुआ है Q, ठीक है। अब ये फील्ड मान लो टाइम, मैग्नेटिक फील्ड टाइम का फंक्शन है, और टाइम के साथ ये फील्ड आपका बढ़ रहा है मान लो, तो ये भी बढ़ रहा है। तो निश्चित तौर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका चाहेगा एंटी क्लॉक चलाना। इस पॉजिटिव चार्ज को हम लोग आर रेडियस के एक लूप में पूरा एक बार रिवॉल्व करवाते हैं मान लो, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज हमने प्लस क्यू लिया है, तो इस पे फोर्स जो लगेगा आपका, तो आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही फोर्स लगता है पॉजिटिव चार्ज पे। और इसको इस आर रेडियस के लूप में एक पूरा सर्कल घुमाओ, ठीक है। तो बच्चों अगर मान लो इसको हम लोग छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करवाते हैं, तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट तो टेंजेंट के अलोंग होगा। ये जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा, ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, टेंजेंट के अलोंग। तो डिस्प्लेसमेंट जो dx है वो टेंजेंट के अलोंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी टेंजेंट के अलोंग, फोर्स भी टेंजेंट के अलोंग। क्यों, क्योंकि ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो इसको अगर एक पूरा रिवॉल्यूशन करवावे तो पहले छोटा सा वर्क निकाल लो। छोटा सा वर्क हो जाएगा फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हो गया आपका कितना, Q इंटू ई, फोर्स के जगह लिख सकते हो। पॉजिटिव चार्ज को घुमा रहे हैं हम लोग, पॉजिटिव हमने ले लिया इसलिए ताकि हम लोग को कैलकुलेशन थोड़ा आसान पड़े, डायरेक्शन का बहुत चक्कर ना पड़े। नेगेटिव में बार बार हमें उल्टा पुल्टा सोचना पड़ता है। तो इस तरीके से W, अच्छा E और dx का डायरेक्शन क्या है, सेम। और ये स्थिति सिर्फ यहाँ पे नहीं होगी, इस सर्कल में यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, फोर्स भी इधर ही होगा, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही होगा। तो ये जो सेटिंग लग रही है ना कि तीनों एक ही डायरेक्शन में, ये सर्कल के हर एक पॉइंट पे होगा कि तीनों टेंजेंट के लॉन्ग ही होगा। तो सीधी सी बात लिख सकते हैं हम लोग QE dx, और cos 0 हो जाएगा। E और dx का डायरेक्शन क्या है, सेम है। अब ये पूरा अगर एक रिवॉल्यूशन करता है, पूरा एक चक्कर कंप्लीट करता है, तो टोटल वर्क कितना हो गया, तो Q और E को बाहर निकाल लो और अंदर में सिर्फ क्या रह जाएगा, dx। अच्छा ये डॉट प्रोडक्ट के बाद का dx है, मतलब ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब एक सिंपल लेंथ है। तो ऐसे छोटे छोटे लेंथ को ऐड कर दोगे तो सीधी सी बात है वर्क डन क्या आ जाएगा, Q इंटू ई इंटू 2πr, है ना, 2πr। 2πr कैसे आया, तो इसका पूरा सरकमफेरेंस। क्लियर, क्योंकि हमने डॉट के बाद ये तो स्केलर क्वांटिटी हो गया ना, स्केलर मतलब डिस्टेंस को ऐड किया है। तो पूरा एक रिवॉल्यूशन करने में जो बच्चों वर्क डन आया एक चार्ज के लिए, वो 2πr Q इंटू ई। अब यहां से एक बात देखो, एक पूरा राउंड ट्रिप करने में जो वर्क डन आया, दिस वर्क डन इज नॉन जीरो। ये कैसा है वर्क डन आया बच्चों, नॉन जीरो। तो देखो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा किया गया कार्य, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो वर्क डन आ रहा है पूरे राउंड ट्रिप में नॉन जीरो आ रहा है।
यहां से एक बात तो क्लियर हो गई कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, ये नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर है। नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। ये क्या है बच्चों? नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। ओके, चलो अब एक काम करो, Q को अगर हम इधर ले आवे तो W अपॉन क्यू इक्वल टू 2 पाई आर ई हो जाएगा। और आप याद करो, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ध्यान से सुनना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज को ही हम लोग ईएमएफ बोलते हैं। आप याद करो, कोई बैटरी से अगर प्लस क्यू चार्ज क्रॉस करता था तो बैटरी जितना वर्क करती थी, उस वर्क को अगर क्यू से डिवाइड कर दोगे, उस वर्क को क्यू से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और वही क्या होता था? ईएमएफ। तो इसका मतलब है कि यहां पे हम लिख सकते हैं कि ये ईएमएफ इक्वल्स टू क्या आ गया? 2 पाई आर ई। ये आपका एक इक्वेशन आ गया, ठीक। लेकिन ईएमएफ निकालने का एक दूसरा तरीका भी हमारे पास था, वो फैराडे का था। वो क्या था? सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात अगर करें तो फ्रॉम फैराडेज लॉ आप ये भी तो लिख सकते थे यहां पे, E इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी। लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे? क्योंकि फैराडे के हिसाब से रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ईएमएफ के इक्वल होता है। और फाई की जगह क्या लिख सकते थे बच्चों? तो फाई की जगह लिख सकते थे B इंटू ए डिवाइडेड बाई टी। अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड टाइम का फंक्शन है, लेकिन एरिया तो कांस्टेंट है इसका। जिस लूप में इसको हमने घुमाया है उस लूप का एरिया तो कांस्टेंट है, तो एरिया को बाहर निकाल लो। तो एरिया बाहर निकल गया, मतलब पाई आर स्क्वायर। एरिया कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर। और अंदर में क्या रह गया? डी बी बाई डी टी। अब देखो, ये इक्वेशन नंबर 1 में भी ईएमएफ निकाला हमने, इक्वेशन नंबर 2 में भी ईएमएफ निकाला। ये दोनों ईएमएफ सेम है, दोनों का अप्रोच अलग है। एक में हमने फ्लक्स के हिसाब से निकाला, दूसरे में हमने मान लिया कि यहाँ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा किया गया टोटल वर्क को हमने पर यूनिट चार्ज में कन्वर्ट किया, तो हमें क्या मिल गया था? ईएमएफ। तो इसका मतलब ये दोनों ईएमएफ सेम है, बस इनका एक्सप्लेनेशन अलग अलग है। अगर इनके आरएचएस को हम इक्वेट कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का देखो हमें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो आप फटाफट लिखो और देखो इस ट्रिक का हम लोग यूज कर लेंगे अभी। तो बच्चों यहां से अगर हम लोग बात करें फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से, है ना, तो आप देखो क्या हो जाएगा फिर? 2 पाई आर ई इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर डी वी अपॉन डी टी। अब यहां से देखो, पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो E इक्वल्स टू, बच्चों देखो कितना बढ़िया फॉर्मूला निकल के आ गया। आज से आपको याद रखना है कि ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया है, उसमें आपको लेंज लॉ यूज करना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे आर आपका बढ़ेगा, लूप का रेडियस बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इंक्रीज होगी। क्लियर है? मतलब कि अगर मान लो यहां पे ऐसे कहीं फील्ड है, ठीक है, और आपको अगर 2 लूप ड्रॉ कर दे इसमें अंदर में, ये एक लूप और एक लूप ये, तो तुमसे पूछे कि कोई कि भाई E1 पे E1 की वैल्यू ज़्यादा है या E2 की वैल्यू ज़्यादा है, तो तुम सीधा बोल सकते हो, उसको सीधा बोल सकते हो कि E1 से ग्रेटर होगा E2, क्योंकि E1 का रेडियस अगर R1 है और E2 का आपका R2 है तो R2 ग्रेटर है E1 से। क्लियर? तो इस तरीके से आप देखो कि आपका किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, याद रखना अभी मैग्नेटिक फील्ड के बाहर वाली बात भी होगी, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आपका फील्ड टाइम के हिसाब से वैरी कर रहा हो तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करती है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है R/2 × dB/dt। अब B का जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा, जैसे B0t, तो
तो यहाँ बी नॉट टी पुट कर देंगे, बी नॉट बाहर आ जाएगा, डी टी बाई डी टी 1 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से आपका गिवन होगा और रेडियस के, लूप के रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, जितना लूप बड़ा होगा फील्ड की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी। अब यहाँ से एक बात और आती है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, अब वो ज़रा सुनो। मान लो कि इसको कैसे एक्सपेरिमेंट किया गया। एक सॉलिनॉइड लिया गया, क्या लिया गया बच्चों? सॉलिनॉइड। तो उसका एक क्रॉस सेक्शन पहले मैं यहां बना दे रहा हूं। मान लो ये सॉलिनॉइड है। अब सॉलिनॉइड के अंदर फील्ड है, ठीक, कौन सा फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो उसके अंदर है बच्चों, ये टाइम का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? टाइम का फंक्शन। क्या किया गया बच्चों कि एक्सपेरिमेंट के लिए एक वायर का लूप लिया गया जो इस सॉलिनॉइड से बाहर है। ठीक है, सॉलिनॉइड से क्या है? बाहर। अब यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें क्या किया गया, यहां पे एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया गया ये देखने के लिए कि क्या इसमें करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं। एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया गया। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड टाइम का फंक्शन है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो बस इतना ही दूर में है और सॉलिनॉइड की एरिया रेडियस मान लो r0 है। और जबकि ये लूप जो लिया गया है, ये लिया गया है r में, ये r लूप है। इसके पहले क्या हो रहा था? पहले तो यहां पूरे यहां तक फील्ड था और लूप देखो, मैग्नेटिक फील्ड यहां तक था और जो लूप ले रहे थे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। यहां क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड यहीं तक है और ये लूप ले लिया हमने बाहर। अब हम ये सोच रहे हैं, क्या अगर यहां फील्ड बदलता है मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी आउटसाइड में भी इंड्यूस हो सकता है? तो जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो यहां पे ये दिखा रहा है विल शो डिफ्लेक्शन। इसने डिफ्लेक्शन दिखाया, विल शो डिफ्लेक्शन। इसका मतलब है करंट इंड्यूस्ड जो है वो आपका नॉन जीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो अपने अंदर ही सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस नहीं करता है, अपने सराउंडिंग में भी करता है। तो फिर कहोगे सराउंडिंग में करता है तो उसका बताइए मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? ये सारा डेरिवेशन तो इनसाइड के लिए हुआ, तो इसका भी डेरिवेशन लोग कर सकते हैं। बस अभी देखो, आपको पहले मैं लिख के दिखाता हूं। पहले आप इन सभी को राइट डाउन करो, इसको राइट डाउन करो आप, ये ठीक है। मैं इस डायग्राम को छोड़ के बाकी को रब कर दूंगा। तो दोस्तों देखो, मैंने यहां पे लिख दिया है, इन केस ऑफ टाइम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस इवन आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड के बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो सकता है। अब इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखो। सबसे पहली बात, अगर बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सर्कुलर, यानी ये अगर ये इसकी बाउंड्री सर्कुलर है, ये भी सर्कुलर ही होगा। और अगर मान लो टाइम के साथ ये अगर आपका फील्ड इंक्रीज कर रहा है तो करंट आपका एंटी क्लॉक चलेगा, मतलब फील्ड भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी क्लॉक होगा। सब कुछ वैसे ही होगा। तो चार्ज को, अगर एक पॉजिटिव चार्ज को पूरा एक राउंड करवाओ, पॉजिटिव चार्ज को, तो फोर्स लगा F, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर E, और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो गया dx। तो पूरा एक राउंड ट्रिप करवा लो। तो बच्चों ठीक उस तरीके से ही हम लोग वर्क फिर से निकालेंगे। वर्क निकालेंगे W इक्वल्स टू dw, ठीक है ना, dw। और dw कैसे निकलेगा यहाँ पे वो देखो। तो dw की जगह आप लिख दोगे Q इंटू E, ये हो गया फोर्स, इंटू dx इंटू कॉस 0, दोनों, क्योंकि एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का सेम है तो इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। ये ऐसे अभी भी Q इंटू ई बाहर आ गया और ये हो गया dx, और पूरा छोटा छोटा लेंथ अगर ऐड कर देंगे तो ये रेडियस हमने r लिया हुआ है, तो ये आ जाएगा आपका Q इंटू ई इंटू 2 पाई r। ओके, ये आपका वर्क डन आ गया। ठीक, Q से डिवाइड कर दोगे तो आपका EMF आ जाएगा W बाई Q, तो ऑटोमेटिकली EMF आ गया 2 पाई R E। ये तो सेम आया,
लेकिन अब बात करेंगे फैराडे के हिसाब से, तो EMF इक्वल्स टू EMF का मैग्नीट्यूड सिर्फ लिखना है तो d∅dt करोगे। अब फ्लक्स लिखते समय फिर क्या करोगे, B.A, है ना, मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया। लेकिन अब एरिया क्या लोगे, पिछली बार तो इस फील्ड के अंदर वो लूप था, अब ये लूप का एरिया तो होगा πr²। लेकिन आप ध्यान दो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो आपका सिर्फ इतना ही एरिया तक है, यानी इस एरिया से तो कोई MFLS जा ही नहीं रहा है। तो जब हम फ्लक्स निकालने जाएंगे तो सीधी सी बात हो जाएगी B डॉट एरिया इफेक्टिव एरिया। तो इफेक्टिव एरिया इस, हालांकि इस फ्लक्स के लिए आप लूप निकाल रहे हो, सॉरी इस लूप के लिए आप फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हो, लेकिन इस लूप का एरिया नहीं लोगे क्योंकि इस लूप का पूरा एरिया काम का नहीं है, फ्लक्स सिर्फ इसी एरिया के बराबर आएगा निकल के। तो इस तरीके से फाई के जगह लिखोगे B और इस अंदर जहां तक फील्ड है वहां तक का रेडियस कितना है r02। आ रही है बात समझ में, तो ये हो जाएगा B πr02। पिछली बार क्या था बच्चों कि आपका जो लूप था वो इसके अंदर हम लोग ले रहे थे, तो जो लूप का एरिया था वही एरिया डायरेक्ट लिख रहे थे। इस बार लूप का एरिया ये है लेकिन वहां तक तो फील्ड है ही नहीं, तो बस फील्ड जितने एरिया तक है वही एरिया लिखाएगा। अब देखो क्या हुआ, सो E इक्वल्स टू, अब इसमें से πr02 तो बाहर आ जाएगा, πr02 बाहर आ गया, और अंदर चूंकि मैग्नेटिक फील्ड टाइम का फंक्शन है तो वो रह गया अंदर में dV/dt। क्लियर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपका, वेरिएबल है, टाइम का फंक्शन है। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब फिर 1 और 2 को इक्वेट करते हैं, तो आप इसे जल्दी से लिखो फिर आगे काम करते हैं हम लोग। तो दोस्तों यहां से देखो पाई और पाई कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैलकुलेट होके आ गया r02/2r इंटू dV/dt। ओके, अब आप जरा गौर करना बच्चे कि ये r0, तब देखो मैं एक बार फिर से डायग्राम बना देता हूं। देखो r0 कहाँ, किसका रेडियस है, जहां तक आपका मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, ठीक, ये इसका रेडियस हो गया r0। r किसका रेडियस है, जो बाहर में आपने लूप लिया है जिसमें करंट आपको मूव करवाना है। तो अब देखो, अब अगर यहां देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड r के इन्वर्स में चला गया। ये जेईई एडवांस में पूछा हुआ है भाई। तो अब अगर मान लो ये एक लूप है r1 और ये दूसरा लूप है r2, तो तुमसे पूछेगा कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E1 है और इसमें वैल्यू E2 है, तो विच वन इज ग्रेटर। तो अंदर में आपने देखा था कि रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, लेकिन बाहर में ये आ रहा है इनवर्सली। तो बहुत आराम से आप बोल सकते हो बच्चों कि जिसका रेडियस ज्यादा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं E1 ग्रेटर देन E2। ये आपका आंसर आएगा, E1 ग्रेटर देन E2। समझे बात को। तो चलो, तो इसका मतलब है कि हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का दो फॉर्मूला निकल के आया। एक क्या था आपका इनसाइड के लिए क्या था बच्चों, इनसाइड के लिए था r/2 dV/dt इनसाइड के लिए, और आउटसाइड के लिए क्या निकल के आया बच्चों, E इक्वल्स टू r02/2r dV/dt। ठीक है। अब अगर कोई पूछे ग्राफ ड्रॉ करने को, देखो ध्यान दो, इस एक्सिस पे ले लो इलेक्ट्रिक फील्ड, इस एक्सिस पे ले लो r रेडियस। तो अंदर वाला जो इक्वेशन है ये रिजेंबल कर रहा है y इक्वल टू mx, क्योंकि देखो बाकी चीजें तो कांस्टेंट होगी, E और R अगर मान लो बाकी चीजें कांस्टेंट है तो E प्रोपोर्शनल टू R, y इक्वल टू mx, और बाहर वाला इक्वेशन जो है ये y इक्वल टू 1/x यानी m/x को या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो देखो ग्राफ कैसे शुरू होगा, इनसाइड में अगर r की वैल्यू 0 रखोगे तो ऑटोमेटिकली फील्ड भी आपका क्या आएगा 0। जैसे जैसे रेडियस बढ़ा फील्ड अपना इंक्रीज किया। क्लियर। कब तक ऐसा हुआ, जब तक कि आप इसके यानी लूप को जो है
आप बड़ा करते गए, लूप जब तक अंदर में बड़ा करते गए, फील्ड बढ़ता गया। एक समय आया जब तुम इस सर्कमफेरेंस तक पहुंच गए, वहां तक फील्ड बढ़ा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वहां पे मैक्सिमम हो गई। और उसके बाद फिर ये ग्राफ जो है आपका, ये 1/x यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह आपका जैसे जैसे रेडियस बढ़ाओगे फील्ड आपकी घटने लगेगी। तो ऐसा ग्राफ तो हमने पहले भी कई जगह देख रखा है। तो बच्चों यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस रेडियस का ये ग्राफ आएगा, आप इसे लिख लो। तो दोस्तों अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो पहली बात कि हम लोग कह सकते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड is non-conservative in nature। क्लियर है, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है, पहली बात। दूसरी बात, EFLS ऑफ induced electric field will form closed loop। ये क्या करता है बच्चों, क्लोज लूप फॉर्म करता है। तीसरी बात, अब देखो ये नॉन कंजर्वेटिव है, तो इसका मतलब है इस फील्ड के रेफरेंस में हम पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं कर सकते, ईएमएफ डिफाइन कर सकते हैं। ईएमएफ इज अनदर थिंग। ये अलग बात है कि बैटरी की ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस इक्वेट हो जाती थी, लेकिन ये दोनों अलग है। वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, और पोटेंशियल तो आप जानते हो किसी चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने को, तो वो तो कंजर्वेटिव फील्ड के लिए डिफाइन किया जाता है। और ये कैसा फील्ड है, नॉन कंजर्वेटिव। तो इस बात को हम लोग यहाँ स्पष्ट रूप से लिख दें, we cannot define electric potential and electric potential energy with respect to this electric field। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में ना आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हो, ना ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है, ये बातें अपने दिमाग में आपको सेट रखनी है। तो ये यहाँ पे ध्यान से देख लो बच्चों कि ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। बाकी मैग्नीट्यूड का तो फॉर्मूला मैंने बता रखा है, फील्ड के अंदर क्या होगा और फील्ड के बाहर क्या होगा। क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इतनी बातें आप याद रखेंगे और इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, प्रॉब्लम्स करेंगे। ये पूछा ज़्यादा नहीं जाता है एग्जाम में, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आते हैं, है ना। चलो अब इसके अलावे जैसा कि मैंने कहा था कि 2-3 क्वेश्चन मैं और बताऊंगा मोशनल ईएमएफ पे। अच्छा पहले मैं उसको कर लूँ, तब इसके बाद इसके प्रॉब्लम पे हम लोग आएंगे, ठीक है बच्चों। तो देखो अब हम लोग प्रॉब्लम करते हैं जो मोशनल ईएमएफ के ऊपर कुछ अच्छे प्रॉब्लम है बच्चों। अब देखो एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। यहां पे देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब ये थोड़ा छोटा दिख रहा होगा आपको, मैं थोड़ा बड़ा कर दूं इसे। चॉइसेस को हम लोग बाद में भी देख सकते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, ए हॉरिजॉन्टल वायर इज फ्री टू स्लाइड ऑन वर्टिकल रेल ऑफ कंडक्टिंग फ्रेम एज शोन इन फिगर। एक इस तरीके से देखो एक रेल है, रेल समझते हो, वो 2 वायर को आप रेल मान के चलो, ओके, जिसका लोअर टर्मिनल को नीचे वाले एंड्स को आर से ज्वाइन कर दिया गया है। मतलब आप कुछ ऐसे सोचो आप, मैं आप डायग्राम ड्रॉ करके दिखा रहा हूं इसका, ठीक है ना। ये आपका वर्टिकली 2 मान लो रेल है, इसके लोअर एंड्स को ऐसे रेसिस्टेंस से आपने कनेक्ट कर दिया, ठीक ऐसे। अब फील्ड है इनवर्ड ऐसे,
फील्ड आपका इनवर्ड, और एक कनेक्टर है आपका, एक कनेक्टर है यहां पे, और ये मान लो स्लाइड कर सकता है, तो ये स्लाइड करते हुए नीचे आ रहा है, यही लिखा हुआ है। तो देखो, ए हॉरिजॉन्टल वायर इज फ्री टू स्लाइड ऑन वर्टिकल रेल्स ऑफ कंडक्टिंग फ्रेम एज शोन इन फिगर। द वायर हैज मास स्मॉल m, लेंथ l, रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट इज r, जो भी सर्किट बनेगा उसका रेसिस्टेंस r है। ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द फ्रेम, जो कि फ्रेम आपका इस प्लेन में है तो इनवर्ड है तो परपेंडिकुलर हो ही गया। द टर्मिनल स्पीड ऑफ द वायर एज इट फॉल्स अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज। अब टर्मिनल स्पीड के बारे में सोचना है। अब ये टर्मिनल स्पीड क्या है याद करो, मोशन में मैंने एक बार बताया था और आज मैं बताऊंगा, ठीक है। पहले आप एक बार क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, तो टर्मिनल स्पीड निकालनी है। ओके, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन राइट डाउन कर लो। कर लिया आपने? चलो, अब इसके बाद आप जो चॉइस है वो देख लो, तो ट्राई करो इसे सॉल्व करने का। ठीक है बच्चों, कर लिया आपने? चलो मैं बताता हूं, अब देखते इसे कैसे सॉल्व करेंगे। पहली बात, जो डायग्राम है वो देखो, ये आपने रेल्स बना लिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना था बच्चों। ये आपका हो गया रेसिस्टेंस। मान लो इनिशियली यहां पे ये कनेक्टर है, तो कनेक्टर पे एक फोर्स तो पक्की बात है वो नीचे लग रही है mg। इस समय इसकी वेलोसिटी क्या है? 0। तो वेलोसिटी 0। अच्छा, फील्ड इनवर्ड है, तो क्या होगा बच्चों कि यहां से जैसे इसको रिलीज करोगे ये नीचे फॉल करेगा। इनिशियली वेलोसिटी 0, तो आप जानते हो मोशनल ईएमएफ भी 0, तो करंट भी 0, और करंट 0 तो कोई मैग्नेटिक फोर्स वगैरह भी नहीं लगेगा, सिर्फ क्या लग रहा होगा? mg। ये mg इसको नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, ये mg इसको नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा आफ्टर फॉलिंग सर्टेन डिस्टेंस। कुछ दूरी गिरने के बाद इसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी निकल के आ जाएगी, इसकी कुछ वेलोसिटी आ जाएगी बच्चों, कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। मान लो वेलोसिटी आ गई v, और नीचे आपका फोर्स लग रहा है mg। अब ये वेलोसिटी की वजह से ये एक तरीके का बन जाएगा आपका टर्मिनल, बैटरी के टर्मिनल्स की तरह ये काम करने लगेगा। अब देख भी ले राइट हैंड थंब रूल से कि कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव। तो देखो, वेलोसिटी के लॉन्ग फिंगर को रखते हैं, पाम को फील्ड के लॉन्ग, तो ये हो गया पॉजिटिव, दिस वे पॉजिटिव, और ये हो गया नेगेटिव। इसका मतलब है देखो ऐसे, तो इसका मतलब ये है कि इसमें करंट फ्लो होने लगा, आई करंट फ्लो होने लगा ऐसे, ठीक है। ये किसी टाइम t की बात कर रहे हैं, जब वेलोसिटी कितनी है v। जब इसमें करंट फ्लो होने लगेगा, तो इस वायर में करंट फ्लो होने लगेगा, तो ऐसे भी सोचो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग कुछ फोर्स ऊपर लगना चाहिए, क्योंकि वायर के नीचे गिरने से अगर ईएमएफ आ रहा है, और यहां पे ईएमएफ कितना होगा? VBL। ईएमएफ यही तो होगा VBL, तो ऑटोमेटिकली करंट हो जाएगा VBL अपॉन R। तो जब करंट आएगा तो इसको अपोज करने के लिए फोर्स लगेगा लेंज के हिसाब से, और ऐसे भी मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ये वायर है जिसमें करंट जा रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा IL क्रॉस B, और लेंथ जो है वो करंट के लॉन्ग लोगे, तो लेंथ इधर, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, तो L क्रॉस B, तो फोर्स किधर लग गया? मैग्नेटिक फोर्स ऊपर। ठीक, तो अब देखो रॉड पे नीचे mg लग रहा है, ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, और ये फोर्स कितना लगेगा बच्चों? तो लेंथ आपका इस प्लेन में है और फील्ड है इनवर्ड, तो एंगल हो गया 90 डिग्री का। तो इसका मॉड अगर ले लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा ILB, और I के जगह लिखोगे VBL, तो ये हो जाएगा VB² L² अपॉन R। तो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फोर्स जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इनिशियली जब वेलोसिटी 0 थी, तो मैग्नेटिक फोर्स भी क्या था? 0। तो मैग्नेटिक फोर्स 0 था बच्चों, तो इसलिए mg की वजह से वो नीचे एक्सेलरेट किया, लेकिन जैसे जैसे एक्सेलरेट करेगा उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो ऊपर की ओर मैग्नेटिक फोर्स बढ़ता जाएगा। लेकिन जब तक mg ज्यादा रहेगा मैग्नेटिक फोर्स
जब तक कम रहेगा और mg जब तक ज़्यादा रहेगा, इसकी वेलोसिटी नीचे आती बढ़ती जाएगी कि नहीं बढ़ती जाएगी। लेकिन एक समय आएगा जब वेलोसिटी इतना बढ़ चुका होगा कि वो इतना ईएमएफ पैदा करे, कि उससे इतना करंट पैदा हो, कि उससे इतना मैग्नेटिक फोर्स पैदा होने लगे कि वो mg को क्या कर दे, बैलेंस। तो मान लो ऐसा तब हुआ जब ये रॉड यहां पहुंच चुका है। अब इसकी वेलोसिटी हो गई है v0। तो v0 वेलोसिटी पे क्या हुआ बच्चों कि fb जो है वो mg के इक्वल हो गया। मान लो वेलोसिटी बढ़ के v0 हो गई और fb किसके बराबर हो गया, mg के बराबर। तो उस केस में आपका नेट फोर्स तो हो गया जीरो, उस केस में एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो। तो इसका मतलब इससे ज़्यादा वेलोसिटी नहीं बढ़ सकेगी, क्योंकि fv को mg ने बैलेंस कर लिया है। तो ये जो वेलोसिटी होगी, दिस इज मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम पॉसिबल। और ये जो मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी होगी, ये वेलोसिटी ही कहलाएगी टर्मिनल, यानी इससे ज़्यादा इसकी रफ्तार नहीं हो सकती है। तो टर्मिनल वेलोसिटी के जगह किस टाइम पे, टर्मिनल स्पीड के टाइम पे एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए बच्चों, जीरो। एक्सेलरेशन क्यों जीरो होना चाहिए, तो उस समय नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। नेट फोर्स क्यों जीरो हुआ, तो मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस किसने कर लिया, mg। क्लियर। और fb की वैल्यू क्यों बढ़ रही थी वो तुम समझ रहे हो, क्योंकि fb किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, वेलोसिटी के ऊपर। तो अब देखो बहुत आसान है। तो इसका मतलब है कि fb जब mg के बराबर होगा उस समय के स्पीड को टर्मिनल स्पीड बोलते हैं। तो सीधी सी बात है, fb के जगह तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, v2l²। तो v के जगह क्या लिख दोगे, v0, क्योंककि जब एक्सेलरेशन जीरो करवाना है तुम्हें उस समय वेलोसिटी कितनी है, v0। तो ये हो गया b²l² अपॉन r, है ना। ये हो गया आपका मैग्नेटिक फोर्स दैट मस्ट बी इक्वल टू mg। तो ऑटोमेटिकली v0 इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों mgr अपॉन b²l²। ठीक है। अब जब हम लोग चॉइस देख लें अपना, तो चॉइस है हमारा mgr अपॉन b²l²। क्लियर है। तो आप इसे राइट डाउन कर लो। तो याद रखना ऐसा क्यों हुआ, समझे ना। ये जो लास्ट वाला कंडीशन हुआ, यहाँ पे उसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो, क्योंकि ऊपर लगा fb, नीचे लगा mg, और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लिया। तो ये वाली जो स्थिति है वो है टर्मिनल वाली, टर्मिनल वाली। तो लिख लो आप। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, आप जैसा कि देख सकते हो ये भी उससे मैच करता हुआ है। बस देखो क्या फ़र्क हुआ, यहाँ कोई टर्मिनल स्पीड वाली बात नहीं की गई है, लेकिन कुछ तो मैच कर रहा है। ऊपर देखो कैपेसिटर लगा हुआ है, ध्यान देना। तो लिखा हुआ है वायर ऑफ मास m लेंथ l कैन स्लाइड फ्रीली ऑन पेयर ऑफ स्मूथ वर्टिकल रेल्स। ये वर्टिकल रेल्स हो गया, डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, ठीक है। The rails are connected top by the end of capacitor of capacity C. Find the acceleration of wire neglecting any resistance. तो ये वायर जो नीचे गिर रहा है इसका एक्सेलरेशन निकालने को बोल रहा है किसी टाइम t पे, ठीक है। तो आप कैलकुलेट करके जरा देखो, सॉल्व करके देखो कैसे सॉल्व होगा ये। तो बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ ये कैपेसिटर है, ठीक है, और ये आपका इसके ऊपर ये कनेक्टर है। किसी समय मान लो ये v वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, अभी वेलोसिटी आ गई होगी, नीचे एक फोर्स mg लग रहा है, ठीक है, और इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों। तो इतना तो पक्का है कि आपका जो पॉजिटिव टर्मिनल ये है और नेगेटिव टर्मिनल ये है, क्लियर। और कैपेसिटर पे मान लो यहाँ चार्ज प्लस q है, यहाँ पे माइनस q है, और ऊपर की ओर एक, अब इसमें करंट फ्लो कर रहा है क्योंकि ये कैपेसिटर को चार्ज कर रहा होगा। तो मान लो यहाँ करंट मूव कर रहा होगा I। कैपेसिटर फुल चार्ज नहीं हो, इसमें स्टेडी स्टेट नहीं आएगा। कहोगे क्यों, तो जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी इसका EMF बढ़ता रहेगा, और अगर इसका EMF बढ़ता रहेगा तो सोच लो किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस जो तुम बैटरी लगाते थे तो चार्ज इक्वल्स टू होता था EMF इनटू कैपेसिटी। तो EMF लगातार बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी क्यों बढ़ रही है, तो mg लग रहा है नीचे में।
हालांकि एफ बी अपोज कर रहा है, लेकिन इनिशियली तो ये रेस्ट में था। तो जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि एफ बी भी बढ़ेगा, लेकिन बीच में किसी टाइम तक, जब तक कि ये एफ बी इसको बैलेंस ना कर ले, तब तक तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। अब वेलोसिटी बढ़ेगी तो ईएमएफ बढ़ेगा, ईएमएफ बढ़ेगा तो चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा इसका मतलब करंट जा रहा होगा। बात समझ गए ना इस बात को? तो अब मान लो किसी टाइम पे, तो किसी टाइम टी के फंक्शन में निकालना है, तो ऊपर एफ बी लग रहा है, नीचे एम जी। तो तुमको जानते हो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है नेट फोर्स अपॉन मास। तो नेट फोर्स के नाम पे हो जाएगा एम जी माइनस एफ बी अपॉन एम। यही लिख सकते हैं ना हम यहां पे। तो देखते हैं एफ बी की वैल्यू कितनी होगी। अब कैपेसिटर के लिए एफ बी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? तो ये हो जाएगी आई एल बी, करंट इंटू लेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड। नहीं हो जाएगा, क्योंकि अभी जस्ट प्रीवियस प्रॉब्लम में देखो, ये लेंथ हो गया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो एल क्रॉस बी 90 का एंगल। चलो आई क्या होगा बच्चों? तो आई को हम लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं? डी क्यू बाई डी टी। ये तो करंट का बेसिक डेफिनेशन से भी लिखा जा सकता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब कैपेसिटर के लिए देखो, फॉर कैपेसिटर के लिए देखो, चार्ज इक्वल टू सी इंटू ई, कैपेसिटी इंटू ई एम एफ। फिर लिख सकते हो Q इंटू सी, और ई एम एफ के जगह क्या लिख दोगे बच्चों? तो ई एम एफ की जगह तुम लिख सकते हो वी बी एल। ओके, वी बी एल। अब दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, तो ये हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी। यहां सी बी एल को कांस्टेंट मान के बाहर निकालो, सी बी एल, तो अंदर में क्या हो जाएगा बच्चों? डी वी बाई डी टी। नहीं, क्योंकि वेलोसिटी तो वेरिएबल है, और डी क्यू बाई डी टी को हम लोग लिख सकते हैं क्या बच्चों? आई। तो आई इक्वल्स टू, डी वी बाई डी टी को कर सकते हैं ए, तो आई इक्वल्स टू लिख सकते हैं सी बी एल इंटू एक्सेलरेशन ए। ये हमें आई की वैल्यू निकल गई। अब चलो हम लोग वापस अपने काम पे चलते हैं। हमें क्या करना है? तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, यहां पे देखो, ऐसा करो, एम को उधर भेज दो, तो लिख सकते हो एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन बराबर नेट फोर्स। नेट फोर्स की जगह एम जी, एफ बी की जगह लिखोगे आई एल बी, और आई की जगह क्या लिख दोगे बच्चों? सी बी एल ए। तो देखो यहां से क्या हो गया, एम इंटू ए इक्वल्स टू एम जी, और आई की जगह अगर इस पूरे को पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा सी बी स्क्वायर, एक बी यहां पे, एक बी ये लेके आएगा, एल स्क्वायर इंटू ए। अब क्या करें? ए को हम लोग एक साइड कर लेंगे, तो आप जल्दी से लिखो, मैं इसको ऊपर करूंगा। जल्दी से आप लिख लो, वीडियो पॉज करके। लिख लिया आपने? चलो अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, उसको इधर ले आओ, ठीक है ना? तो एम ए इधर लेके आएंगे, तो सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर ए इक्वल्स टू एम जी। यहाँ ए कॉमन ले लो, तो एम प्लस सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी। सो ए इक्वल्स टू एम जी अपॉन एम प्लस सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, तो आप देखो ये कैलकुलेट होके आ जाएगा। आप इसे लिख लो, अच्छे से लिख लिया आपने। बस आपको इसमें यही ध्यान रखना है, कोई तुमसे पूछे कि यार ये बताओ करंट कैसे फ्लो हो रहा है, कैपेसिटर चार्ज फुल क्यों नहीं हो रहा, तो कहना भाई रॉड की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो रॉड तो एक बैटरी है और बैटरी का जो ईएमएफ है यहाँ पे VVL होता है, तो अगर ईएमएफ ही बढ़ता रहेगा तो कैपेसिटर चार्ज होता रहेगा, क्योंकि E बढ़ता रहेगा तो Q बढ़ता रहेगा, और Q बढ़ने के रेट का मतलब है करंट जाना उसके पास। इसलिए हमने Q को जब डिफ्रेंशिएट किया तो उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, I। देखो यहाँ Q को डिफ्रेंशिएट करके क्या लिख दिया, I। अब वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करके क्या लिख दिया, A। बस इस चीज का चालाकी का फायदा हमने उठा लिया। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो आप इतना लिख लीजिएगा और फिर नेक्स्ट लेक्चर में
हम लोग एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कुछ प्रॉब्लम करेंगे और एक बहुत अच्छा चीज़ पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, वो है सेल्फ इंडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन। ओके बच्चों, थैंक यू।